आगे क्रम में हिंदी गद्य की विभिन्न गौण विधाएं यानी किस्म प्रकार या वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। इसमें पहली जीवनी है जीवनी। पहली विधा है जीवनी। यह साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है जिसमें किसी महापुरुष या विख्यात व्यक्ति के जीवन की घटनाओं, उसके कार्यकलापों तथा अन्य गुणों का आत्मीयता, औपचारिकता तथा गंभीरता से व्यवस्थित रूप में वर्णन किया जाता है। इसमें व्यक्ति विशेष के जीवन की छोटी से छोटी बात तथा बड़ी से बड़ी घटना का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उसके अंतरंग जीवन से परिचित ही नहीं होता, वरना उससे तादात्म्य स्थापित कर लेता है। जीवनीकार संबंधित व्यक्ति की जीवनी में प्राय उन स्थलों पर विशेष बल देता है जिनके द्वारा पाठक प्रेरणा ग्रहण कर अपने जीवन को अधिक उन्नतशील बनाने में सफल हो सके। जीवनी का प्रामाणिक होना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब जीवनीकार को उसे व्यक्ति के जीवन के विभिन्न स्वरूपों, तथ्यों तथा घटनाओं का निजी तथा पूर्ण ज्ञान हो। जीवनी में एक ओर तो इतिहास जैसी प्रामाणिकता तथा तथ्यपूर्णता होती है तथा दूसरी ओर वह साहित्यिकता के तत्वों से पूर्ण होती है। हिंदी के जीवनी साहित्य को समृद्ध बनाने वालों में गुलाब राय, रामनाथ सुमन, डॉक्टर रामविलास वर्मा, अमृत राय आदि के नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। यानी जीवनी के लेखक हैं ये मुख्य। आगे वाली विधा है आत्मकथा। लेखक जब स्मृति के आधार पर तटस्थ भाव से आत्मनिरीक्षण करते हुए अपने जीवन का वर्णन स्वयं प्रस्तुत करता है उसे हम आत्मकथा कहा जाता है। हिंदी में आत्मकथा का प्रारंभ जैन आचार्यों द्वारा माना जाता है। लेखक अपने जीवन की घटनाओं व परिस्थितियों को आधार बनाकर संघर्षरत रहते हुए समाज व राष्ट्र के प्रति अपने महत्वपूर्ण योगदान, उन्नति अवन्नति आदि का वर्णन करता है तब वह रचना आत्मकथा कहलाती है। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, आत्मनन कथा अर्थात अपनी कथा। लेखक इसमें प्रारंभ से वर्तमान पर्यंत तथ्यों को स्वयं स्पष्ट करता है। बनारसी दास जैन द्वारा रचित अर्ध कथानक हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा रचित मेरी आत्मकहानी, यशपाल जी द्वारा रचित सिंहावलोकन, रामवृक्ष बेनीपुरी की मुझे यादें हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित मेरी आत्मकथा, हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, नील का निर्माण फिर राहुल सांत्यान की मेरी जीवन यात्रा, गुलाब राय की मेरी असफलताएं, पांडे बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर तथा धीरेन्द्र वर्मा की मेरी कॉलेज डायरी इस विधा की रचनाएं हैं। नेक्स्ट विधा है संस्मरण। संस्मरण का अर्थ है समायक स्मरण। लेखक द्वारा अपनी स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति परिस्थिति अथवा विषय पर कोई लेख लिखा जाता है तो उसे
संस्मरण कहा जाता है। महादेव वर्मा द्वारा रचित अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, उपेंद्रनाथ अश्क का जायदा, अपनी कम पराई, देवेंद्र सत्यार्थी का क्या गोरी क्या सांवरी, कृष्णा सोवती का हम हसमत, श्री नारायण चतुर्वेदी का मनोरंजक संस्मरण, गुलाब राय मेरी असफलता है, राम कुमार वर्मा की संस्मरणों के सुमन आदि संस्मरण विधा के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट विधा है आपकी डायरी। लेखक द्वारा प्रतिदिन घटित होने वाली प्रमुख घटनाओं अथवा तथ्यों को दिनांक के क्रम में सुव्यवस्थित रूप से लिखा जाना डायरी विधा के अंतर्गत आता है। यह लेखक के स्वयं के जीवन से संबंधित होती है। यह संक्षिप्त या विस्तृत किसी भी प्रकार की हो सकती है। सुंदरलाल त्रिपाठी, श्री राम शर्मा, धीरेन्द्र वर्मा ने इस विधा को अपनी लेखनी से समृद्ध किया है। नेक्स्ट विधा यात्रावृत साहित्य का प्रारंभ भारतीय युग से हुआ है। यानी यात्रावृत का जो प्रारंभ हुआ था वो भारतीय युग से हुआ है। जब लेखक अपने स्वयं के द्वारा की गई किसी यात्रा के अनुभव का वर्णन प्रस्तुत करता है तो वह यात्रावृत कहा जाता है। भारतेय हरिश्चंद्र का सरयू पार की यात्रा हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत है। इसके अतिरिक्त राहुल सांत्यान का घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मोहन राकेश का आखिरी चट्टान, धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय, अज्ञे जी का अरे यायावर रहेगा याद, कन्हैयालाल मिश्र का हमारी जापान यात्रा, बेरीपुरी का पैरों में पंख बांधकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू का रूस की शहर, काका कालेकर का हिमालय की यात्रा प्रमुख यात्रा व्रत हैं। नेक्स्ट विधा हमारी आलोचना है। हिंदी में आलोचना का प्रारंभ भारतीय युग से माना जाता है। आलोचना का जो प्रारंभ हुआ है वो भारतीय युग से ही माना जाता है, परंतु इस युग में इसका समुचित विकास नहीं हुआ। भारतीय युग में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक की आलोचना से इसका प्रारंभ हुआ है। किसी वस्तु का सूक्ष्म अध्ययन करना जिससे उसके गुण दोष प्रकट हो जाएं, आलोचना के क्षेत्र में आता है। अतः जब किसी साहित्यकार की किसी रचना का अध्ययन करके उसके गुण दोष प्रकट किए जाते हैं तो उसे आलोचना कहा जाता है। भारती जी प्रेमघन व बालकृष्ण भट्ट ने भारतीय युग में तथा बाबू श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा एवं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी व मिश्र बंधु आदि ने द्विवेदी युग में आलोचना विधा के क्षेत्र में श्री वृद्धि की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध आलोचना लेखक हैं। इसके अतिरिक्त रामनाथ सुमन, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, कृष्ण शंकर शुक्ल व विशंबरनाथ मिश्र ने शुक्ल युग में तथा डॉक्टर नगेंद्र
हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, अज्ञे तथा रामविलास शर्मा ने शुक्लोत्तर युग में इस विधा का क्षेत्र समृद्ध किया और आगे बढ़ाया, वृद्धि की। कुछ प्रमुख आलोचकों व उनकी कुछ कृतियाँ निम्न प्रकार हैं। आलोचक और कृतियाँ। सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल, जिनकी कृतियाँ हैं भ्रमर गीत सार, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, चिंतामणि 2 भाग, रस मीमांसा वह जैसी ग्रंथावली। दूसरे लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो आलोचक है। सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये इनकी कृतियाँ हैं। नेक्स्ट लेखक है आपका धर्मवीर भारती, मानव मूल्य और साहित्य। अज्ञे, आत्मनिपद, त्रिशंकु। नेक्स्ट लेखक है डॉक्टर नगेंद्र देव और उनकी कविता, रस सिद्धांत, सुमित्रा नंदन पंत, साकेत एक अध्ययन। नेक्स्ट विधा है हमारी रिपोर्टाज। रिपोर्टाज मूलतः फ्रांसीसी शब्द है और अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्यायवाची तथा साहित्यिक नाम है। रिपोर्टाज में किसी घटना का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। पाठक माने पढ़ने वाला। रिपोर्टाज के लेखक को अपने वर्ण विषय का पूर्ण ज्ञान होता है। वह इस प्रकार लिखता है कि वह जो कुछ लिख रहा है मानो उसका आँखों देखा ही हो। इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं तथा पाठकों की विशिष्टताओं का निजी सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर मनोवैज्ञानिक विवेचन और विश्लेषण किया जाता है। इनका निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है। रिपोर्टाज की शैली विवरणात्मक तथा वर्णनात्मक होती है, जिसमें सरलता, रोचकता, आत्मीयता तथा प्रभावपूर्णता का विशेष महत्व होता है। इसमें लेखक प्रतिपादित विषय को सरसता से और बड़े सरलता से पाठक को हृदयंगम कराने में सफल होता है। पत्रकारिता के गुणों से संपन्न रिपोर्टाज का लेखक इसमें अधिक सफल होता है। विष्णु प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रभाकर, माचवे आदि ने कुछ अच्छे रिपोर्टाज लिखे हैं। नेक्स्ट विधा हमारी है गद्य काव्य। गद्य काव्य गद्य तथा काव्य के बीच की विधा है। इसमें गद्य के माध्यम से किसी भावपूर्ण विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। यह सामान्य गद्य से अधिक सरस, भावात्मक, अलंकृत, संवेदनात्मक तथा संगीतात्मक होता है। इसमें लेखक अपने हृदय की संवेदना की अभिव्यक्ति इस प्रकार करता है कि पाठक उसे पढ़कर रस प्लावित हो जाता है। इसमें विचारों की अभिव्यक्ति की अपेक्षा भावों की सरस अभिव्यक्ति की और लेखक का ध्यान अधिक रहता है। यह निबंध की अपेक्षा संक्षिप्त, व्यक्तिक तथा तथ्यात्मकता लिए होता है। इसका उद्देश्य प्राय निश्चित होता है। इसमें केवल एक ही केंद्रीय भाव की प्रधानता होती है। इसकी शैली भी प्राय चमत्कारपूर्ण एवं कवित्वपूर्ण होती है। इसमें विचारों का समावेश भी भावों के अनुरूप होता है। गद्य काव्य के लेखकों में वियोगी हरि, राय कृष्णदास तथा राम वृक्ष बेनीपुरी आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नेक्स्ट विधा हमारी भेंट वार्ता।
साक्षात्कार, इंटरव्यू। जब किसी महान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ या साहित्यकार से मिलकर साहित्य, दर्शन या राजनीति के विषय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए जाते हैं और उनसे प्राप्त उत्तरों को व्यवस्थित ढंग से लिपिबद्ध कर लिया जाता है तो भेंट वार्ता की सृष्टि होती है। भेंट वार्ता वास्तविक भी होती है और काल्पनिक भी। भेंट वार्ता में नाटकीयता आवश्यक है। यह सामान्यतः प्रश्नोत्तर शैली में लिखी जाती है। भेंट वार्ताओं में जिस व्यक्ति से भेंट की जाती है उसके स्वभाव, रुचि, कार्य कुशलता, बुद्धिमत्ता तथा अपनी उत्सुकता, संभ्रमता आदि का उल्लेख करके लेखक भेंट वार्ताओं को अधिक रुचिकर बना सकता है। हिंदी में वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही प्रकार की भेंट वार्ता लिखी गई हैं। वास्तविक भेंट वार्ता लिखने वालों में पद्म सिंह शर्मा, कमलेश, रणवीर रंगा के नाम उल्लेखनीय हैं। काल्पनिक भेंट वार्ता लिखने वालों में राजेंद्र यादव, चेखव, एक इंटरव्यू और लक्ष्मीचंद जैन, भगवान महावीर, एक इंटरव्यू उल्लेखनीय है। भेंट वार्ताएं छायावारोत्तर युग में लिखी गई हैं। अभी हिंदी में इस विधा के विकास की पूरी संभावना है। नेक्स्ट विधा हमारी पत्र साहित्य। जब लेखक अपने किसी मित्र, परिचित या अल्प परिचित व्यक्ति को अपने संबंध में या किसी महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में उसकी और अपनी सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर उचित आदर, सम्मान या स्नेह का भाव प्रकट करते हुए व्यक्तिगत रूप से मात्र सूचना, जिज्ञासा या समाधान लिखकर भेजता है और उत्तर की अपेक्षा रखता है तो वह पत्र साहित्य का सृजन करता है। पत्र लिखना निजी हो सकते हैं और सार्वजनिक भी। पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ भेजे जाने वाले पत्र प्राय सार्वजनिक प्रश्नों को लेकर लिखे जाते हैं। साहित्यिक दृष्टि से वह पत्र अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जो प्रकाशनार्थ नहीं लिखे जाते और मात्र दो व्यक्तियों के बीच की वस्तु होते हैं। हिंदी साहित्य में पत्र प्रकाशन का आरंभ द्विवेदी युग में ही हो गया था। महात्मा मुंशी राम ने स्वयं दयानंद संबंधी पत्रों का संकलन सन 1904 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। छायावारोत्तर युग में रामकृष्ण आश्रम देहरादून से विवेकानंद पत्रावली का प्रकाशन किया गया। छायावारोत्तर युग में पत्र साहित्य के संकलन प्रकाशन की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए। इस क्षेत्र में बैजनाथ सिंह विनोद द्वारा संकलित द्विवेदी पत्रावली सन 1954 ईस्वी, वाराणसीदास चतुर्वेदी द्वारा संकलित पद्म सिंह शर्मा के पत्र सन 1956 ईस्वी, वियोगी हरि द्वारा संकलित बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र सन 1960 ईस्वी में, जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा संकलित निराला के पत्र सन 1971 ईस्वी, हरिवंश राय बच्चन द्वारा संकलित पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम सन 1971 ईस्वी में उल्लेखनीय पत्र संकलन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है रेखा चित्र। रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है। यह दो शब्द रेखा और चित्र के योग से बना है। इसमें शब्दों की कलात्मकता, रेखाओं के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाह्य तथा आंतरिक स्वरूप का शब्द चित्र इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसका सजीव और यथार्थ चित्र अंकित हो जाता है। रेखा चित्र में चित्रकला तथा साहित्य का सुंदर सामंजस्य दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार चित्रकार तूलिका तथा रंगों के माध्यम से किसी सजीव चित्र का निर्माण करता है,
उसी प्रकार रेखा चित्रकार शब्दों के द्वारा ऐसा भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है जो उसकी वास्तविक संवेदना को मूर्त रूप प्रदान करने में सफल होता है। रेखा चित्रकार एक प्रकार से शब्द शिल्पी होता है, क्योंकि वह चुने हुए शब्दों एवं विशिष्ट वाक्यों के द्वारा एक काल्पनिक किंतु सजीव चित्र पाठक के सामने प्रस्तुत करता है। इसमें लेखक की निजी अनुभूति भी यथार्थ रूप से अभिव्यक्त होती है। सफल रेखा चित्रों की रचना के लिए सूक्ष्म पर्यवेक्षण, विचार तत्व तथा भावना कल्पना की आवश्यकता होती है। वस्तुतः रेखा चित्र कहानी तथा निबंध के बीच की विधा है, किंतु तत्व रूप में यह दोनों ही से भिन्न है और इसकी अपनी ही एक विशिष्ट कला है। निबंध तथा रेखा चित्र दोनों में कल्पना, अनुभूति, शब्द, व्यंजना, प्रतीक आदि का समावेश होता है, किंतु इनका प्रयोग रेखा चित्रों में अधिक होता है। रेखा चित्र का आकार भी निबंध से प्राय छोटा होता है। महादेवी वर्मा, अमृत राय, प्रकाशन गुप्त आदि ने अच्छे रेखा चित्रों का सृजन किया है। उपयुक्त विधाओं के अतिरिक्त संप्रति हिंदी गद्य साहित्य में अभिनंदन एवं स्मृति ग्रंथ, टिप्पणी लेखन, लघु कथा, एकालप आदि अनेक गद्य विधाएं विकसित हो रही हैं। आज जीवन की संकुलता और मानवीय संबंधों की जटिलता के कारण अनेक छोटी छोटी गद्य विधाओं के विकसित होने की संभावना बढ़ गई है। इसके साथ ही गद्य शैली में विविधता और उसकी अभिव्यक्ति भंगिमा में अनेक रूपता आई है। हिंदी गद्य यथानुमुखम हुआ है, उसकी शब्द संप्रदा निरंतर वृद्धि हो रही है। वाक्य रचना में लचीलापन आया है। आज वह ब्रह्म जगत की विराटता और आंतरिक जीवन की गहनता, जटिलता, सूक्ष्मता को व्यक्त करने में समर्थ है। यह हिंदी गद्य के सशक्त और समृद्ध होने का लक्षण है। यह शुभ लक्षण है। अतः हमारी सारी विधाएं, हिंदी गद्य विधाएं समाप्त होती हैं। अब आगे हम आपको पाठों के बारे में जानकारी देते हैं। गद्य के अब आपको पाठ शुरू किए जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मित्रता, यानी आपके कोर्स में 7th पाठ है। तो नेक्स्ट टाइम में हम आपको पहला पाठ है मित्रता का, जिसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब इस पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। इसका सारांश और उनकी जीवन शैली के बारे में हम बताएंगे। धन्यवाद।